हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पिताजी। जब देखो सब सोते रहते हैं। यहाँ किसी को आदत ही नहीं है सुबह उठने की। मैं घूम फिर कर आ गया, नहा धोकर तैयार भी हो गया, पर इनका सोना नहीं छूटता। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। उठते क्यों नहीं हो? कहते हुए पिताजी ने छोटे भाई पंकज की चादर खींची, पर उसने पलटकर चादर ओढ़ ली। हम तीनों बहनें तो पिताजी के चिल्लाने की पहली आवाज से ही हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सुबह के 6:30 बजे का समय था। रोज की तरह पिताजी के चीखने चिल्लाने की आवाज ने ही हमारी नींद खोली थी। हालांकि पिताजी के जोर जोर से पूजा करने की आवाज से हम जाग जाते थे, पर 5:30 बजे कौन जागे, यही सोचकर हम सोए रहते। पिताजी की तो आदत थी 4:30 बजे जागने की। हम अगर 11 बजे तक जागे रहते तो डांट पड़ती थी कि सोते क्यों नहीं हो, तभी तो सुबह उठते नहीं हो। बंद करो टीवी, नहीं तो तोड़ दूंगा। पर आज तो मम्मी भी सो रही थी। हम भी हैरानगी से मम्मी का पलंग देख रहे थे। मम्मी थोड़ा हिली तो जरूर थी, पर उठी नहीं। पिताजी दूर से ही चिल्लाए, तू भी क्या बच्चों के साथ देर रात तक टीवी देखती रही थी? उठती क्यों नहीं है? मुझे नाश्ता दे। कहते हुए पिताजी हमेशा की तरह रसोई के सामने वाले बरामदे में चटाई बिछाकर बैठ गए। सामने भले ही डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, पर पिताजी ने उसे कभी पसंद नहीं किया। वो ऐसे ही आराम से जमीन पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। मम्मी भले ही 55 की हो गई थी, पर पिताजी के लिए नाश्ता मम्मी ही बनाती थी। बड़ी भाभी अपने पति के लिए काम कर लें, यही गनीमत थी। वैसे भी उनकी रसोई अलग ही थी। पिताजी उनसे किसी काम को नहीं कहते थे। पिताजी के 2 बार बोलने पर भी जब मम्मी नहीं उठी तो मैं तेजी से मम्मी के पास गई। मम्मी को हिलाया, मम्मी जी, पिताजी नाश्ता मांग रहे हैं। अरे, मम्मी को तो बहुत तेज बुखार है। मेरी बात सुनते ही विनीता दीदी फौरन रसोई में पिताजी का नाश्ता तैयार करने चली गईं। हम सबको पता है कि पिताजी के खाने, उठने बैठने, घूमने जाने का समय तय है। अगर नाश्ते का वक्त निकल गया तो लाख मनाते रहेंगे, पर वो नाश्ता नहीं करेंगे। उसके बाद दोपहर के खाने के समय ही खाएंगे, भले ही वो बीमार हो जाएं। विनीता दीदी ने फटाफट पराठे बनाकर दूध गर्म करके पिताजी को परोस दिया। पिताजी ने नाश्ता करते समय कनखियों से मम्मी को देखा, पर बिना कुछ बोले ही नाश्ता करके उठ गए और अपने कमरे में जाकर एक किताब उठाकर पढ़ने लगे। मम्मी की एक शिकायत भरी नज़र उनकी तरफ उठी, पर वो कुछ बोली नहीं। ना ही पिताजी ने कुछ कहा। मम्मी को बहुत तेज बुखार था। मैं पिताजी को फिर मम्मी का हाल बताने उनके कमरे में गई तो वो बोले, नीला, अपनी माँ को अंग्रेजी गोलियां मत खिलाना, तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दो, अभी बुखार उतर जाएगा। पर वो उठकर मम्मी का हाल पूछने नहीं आए। मुझे पिताजी की यही आदत बुरी लगती है। क्यों वो मम्मी की कदर नहीं करते? मम्मी सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती हैं। पिताजी का हर काम वो खुद करती हैं। अगर पिताजी बीमार पड़ जाएं या उन्हें ज़रा सा भी सिर दर्द हो तो मम्मी हर 10 मिनट में पिताजी को देखने उनके कमरे में जाती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा मम्मी को उनकी सेवा करते और डांट खाते ही देखा है। मम्मी कभी पलटकर जवाब नहीं देती, अपने बारे में कभी शिकायत भी नहीं करती। एक बार मुझे गुस्सा भी आया कि मम्मी अब पिताजी को पलटकर जवाब क्यों नहीं देती, तो वो मेरा चेहरा देखने लगी थी। ऐसे पलटकर पति को जवाब नहीं देना चाहिए। तेरी नानी ने भी कभी नहीं दिया। तेरी ताई और चाची जवाब देती थी, इसीलिए कोई भी रिश्तेदार उन्हें पसंद नहीं करता, कोई उनके घर नहीं जाना चाहता। मुझे गुस्सा आया, इससे हमें क्या फ़ायदा है? जिसका दिल करता है वही मुंह उठाए यहाँ चला आता है, जैसे हमारे घर खजाने भरे हों। मम्मी हंस पड़ी, तो हमारे पास कौन से खजाने भरे हैं लुटाने के लिए? कभी देखा है कि मैंने किसी पर खजाने लुटाए हों? जो है बस यही सब कुछ है। पर पिताजी तो किसी के भी सामने आपको डांट देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी बेइज्जती कर देते हैं वो आपकी। मम्मी ने प्यार से मुझे देखा। तुम लोग करते हो ना मुझसे प्यार, क्या ये कम है? उस समय मेरा मन किया कि फिल्मी हीरोइन की तरह फौरन मम्मी के गले लग जाऊं, पर ऐसा कर नहीं सकी। शायद कहीं पिताजी का स्वभाव जो कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी था, वही मेरे आड़े आ गया।
मैं पिताजी के कमरे से फौरन मम्मी के पास आ गई। क्या एक बार पिताजी चलकर मम्मी का हाल पूछने नहीं जा सकते थे? फिर सोचा अच्छा है ना ही जाएं, जाकर भी क्या करेंगे? बोलेंगे तू भी वीना लेटने के बहाने ढूंढती है, जरा सा सिर दर्द है अभी ठीक हो जाएगा। और फिर मस्त होकर किताबें पढ़ने लगेंगे, जबकि वो जानते हैं कि मम्मी को नखरे दिखाने की जरा भी आदत नहीं है। जब तक शरीर जवाब न दे जाए वो बिस्तर पर नहीं लेटती। कभी मैं सोचती काश मेरी मम्मी पिताजी की इस किताब की जगह होती। मैं विनीता दीदी को पिताजी की बात बताने जा ही रही थी, तभी देखा वो काढ़ा छान रही हैं। विनीता दीदी ने शायद पहले ही पिताजी की बात सुन ली थी। वो तुलसी का काढ़ा लेकर मम्मी को देने चली गई। दोपहर हो गई, फिर शाम और फिर रात, पर मम्मी का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा। उसने बुखार उतारने का इंजेक्शन लगा दिया और अस्पताल ले जाने के लिए कहकर चला गया। अस्पताल का नाम सुनते ही मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। मैंने लोगों के घरों में तो देखा सुना था कि फला आदमी बीमार हो गया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरा घर उथल पुथल हो गया। मुझे समझ में नहीं आता था कि एक आदमी के अस्पताल जाने से घर उथल पुथल कैसे हो जाता है। सुबह सुबह ही पंकज और मोहन भैया मम्मी को अस्पताल ले गए। मैं अनजाने डर से अधमरी हो गई। विनीता दीदी मुझे ढाढ़स बंधाती रहीं कि कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत, मम्मी जल्दी ही चेकअप करवा कर लौट आएंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेकअप तो हुआ, पर मम्मी को डॉक्टर ने अस्पताल में ही दाखिल कर लिया। घर आकर दोनों भाइयों ने पिताजी को बताया तो पिताजी को ना तो कोई खास हैरानगी हुई और ना ही उनके चेहरे पर कोई परेशानी उभरी। मैं पिताजी के पत्थर दिल को देखती रह गई। मुझसे ना तो खाना खाया जा रहा था, ना ही किसी काम में मन लग रहा था। विनीता दीदी ने डॉक्टर के कहे अनुसार मम्मी के लिए पतली सी खिचड़ी बनाई, चाय बनाई, भैया के लिए खाना बनाया और पैक करके मोहन भैया को वापस अस्पताल भेज दिया। पिताजी घर पर ही बैठे रहे। विनीता दीदी ने पूरे घर के लिए खाना बनाया और खिलाया। मैं घर के काम में उनका हाथ बटाती रही। कॉलेज जाने का मन ही नहीं किया। एक बार पिताजी से डर भी लगा कि ज़रूर डांटेंगे कि कॉलेज क्यों नहीं गई। छोटी बहन पूर्वी तो स्कूल चली गई थी। पिताजी की नज़र मुझ पर पड़ी। उनके बिना बोले ही मैंने दीदी को कहा, आज मेरा मन कॉलेज जाने का नहीं है, आप मुझे कुछ मत कहना। कहते ही मैं दूसरे कमरे में चली गई। दीदी ने मुझे हैरानगी से देखा, पर पिताजी की तरफ नज़र पड़ते ही वो समझ गई कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। पिताजी भी कुछ नहीं बोले। स्कूल से लौटकर पूर्वी को मम्मी के अस्पताल दाखिल होने का पता चला तो वो रोने लगी। मेरा भी मन कर रहा था कि उसके साथ रोने लगूं, पर यह सोचकर आंसू पी गई कि पिताजी डांटेंगे कि क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो जो रो रहे हो। बीमार ही तो हुई है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। मम्मी कभी इतनी बीमार तो पड़ी ही नहीं थी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ता। पिताजी अपने कमरे में किताब पढ़ते पढ़ते दोपहर को सो गए। फिर शाम को पार्क में सैर करने निकल गए। पंकज भैया की प्राइवेट नौकरी थी, इसीलिए ऑफिस में खबर करनी थी। मोहन भैया की सरकारी नौकरी थी, सो उन्होंने फ़ोन करके ऑफिस में बता दिया था। विनीता दीदी भी ऑफिस नहीं गईं, उन्होंने भी फ़ोन कर दिया था। पिताजी ने तो भैया के कहने से कब से काम करना छोड़ दिया था। विनीता दीदी मुझे रात की रसोई का काम समझाकर मम्मी के पास अस्पताल चली गईं। अब घर पर मैं, पिताजी और पूर्वी थे। पंकज भैया भी ऑफिस से सीधे अस्पताल चले गए। बड़े भैया जगदीश और भाभी तो अलग ही थे, वो हम लोगों से कम ही वास्ता रखते थे। ऐसे में उन्हें कोई काम कहा ही नहीं जा सकता था। पापा बोलते थे कि जगदीश जोरू का गुलाम हो गया है, वो किसी काम का नहीं। अब दीदी कभी कभी पिताजी को सुना दिया करती थी कि अगर पति अपनी पत्नी का हर कहना मानता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। इस पर पिताजी कहते, ऐसा आदमी कमज़ोर होता है, मैं उसे मर्द नहीं मानता। वैसे भी बड़े भैया के बदले हुए स्वार्थ भाव को देखकर उनका होना ना होना एक बराबर ही था। मैंने खाना बनाया, पूर्वी मेरी सहायता करती रही। पिताजी पार्क से आकर चुपचाप कमरे में बैठ किताब पढ़ रहे थे। कुछ नहीं बोले। शाम की चाय के साथ क्या खाएंगे, इसके जवाब में उन्होंने कोई मांग नहीं की। भैया के आते ही पिताजी बिना कुछ बोले भैया के सामने बैठ गए।
भैया ने बताया कि डॉक्टर ने चेकअप किया है, उसकी परसों रिपोर्ट आएगी, तभी पता चल पाएगा कि असल बीमारी क्या है। यानी कि कम से कम 2 दिन तो और मम्मी को अस्पताल में रहना ही होगा। मेरी हवाइयाँ उड़ने लगी। पंकज मेरी सूरत भांप गया। बोला, तू क्यों घबरा रही है? वहाँ मम्मी को अच्छी तरह रखा हुआ है। डॉक्टर जान पहचान की मिल गई है। उन्होंने एक नर्स को खास तौर पर मम्मी की तबीयत देखने के लिए हिदायत भी दे दी है। अलग से कमरा भी दिलवा दिया है। मैंने पिताजी के चेहरे पर आश्वासन की लकीरें देखी, पर फिर तुरंत गायब होते भी देखी। 1-2 दिन बीते, पता चला मम्मी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि पूरा उपचार करना होगा, 1 सप्ताह तो लगेगा ही। पूरे घर का रूटीन ही गड़बड़ा गया। कौन अस्पताल भाग रहा है, कौन मम्मी के पास बैठ रहा है, कौन रात को मम्मी के पास रहेगा और कौन घर संभालेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसको जो काम दिख रहा था वो कर लेता था। जो मोहन भैया कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीते थे, वो सुबह सुबह मम्मी के लिए चाय बनाकर थर्मस में डालकर भागते दिखते। पूर्वी को किचन की ABCD नहीं पता थी, मगर वो बैठकर सब्जी काट रही होती, कभी दाल चढ़ा रही होती, कभी दूध गर्म कर रही होती। पिताजी का तो सारा रूटीन ही बदल गया था। वो सुबह उठते, सैर करके आते तो सबके लिए चाय बना देते, फिर बिना चिल्लाए सबको उठाते और बिना नाश्ते की मांग किए ही अस्पताल चले जाते। एक बार तो अच्छा लगा कि पिताजी मम्मी के पास जा रहे हैं, पर फिर ये सोचकर डर लगा कि कहीं अस्पताल जाकर भी तो मम्मी को डांटते नहीं कि तू दवा क्यों नहीं पी रही, तू उठकर बैठने की कोशिश क्यों नहीं करती, तू अपने आप हिला कर ताकि जल्दी ठीक हो। 100 सवाल थे जहन में, पर जवाब एक का भी नहीं मिल पाता था। मुझे कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता था कि मम्मी को लेकर इतनी परेशान क्यों होती हूँ मैं। क्यों लगता है कि पिताजी उन्हें डांटे नहीं, उन्हें परेशान ना करें। मैं मन ही मन पिताजी से नाराज हूँ या आतंकित हूँ, ये भी समझ में नहीं आता था। मैं तो पूरी तरह घरेलू महिला ही बन गई थी। पूरे घर की सफाई, कपड़े और रसोई का काम। रात अस्पताल में रहकर दीदी सुबह लौटती तो उनके आने से पहले अधिकतर काम मैं निपटा चुकी होती थी। वो भी मुझे देखकर हैरान होती। दीदी रात की जगी होती तो नाश्ता करते ही बिस्तर पर सो जाती। थोड़ा ही काम करवा पाती कि फिर से उनके अस्पताल जाने का वक्त हो जाता। दोनों भाई बारी बारी से छुट्टी ले रहे थे। 1-2 बार तो यूं भी हुआ कि पिताजी रात को करवटें बदलते रहे और उनकी नींद भी सुबह खुली नहीं। वो भी 6 बजे हमारे साथ ही जागे। मुझे यही लगा कि पिताजी को आदत है हर समय मम्मी को डांटते रहने की। अब मम्मी सामने नहीं है तो परेशान हो रहे हैं कि किसे डांटूं। हमें डांटते डांटते भी चुप हो जाते। उस दिन शाम को पिताजी घर लौटे तो बोले, नीला, कितने दिन हो गए तेरी माँ को अस्पताल गए हुए? मैंने बिना उन्हें देखे चाय देते हुए जवाब दिया, 10 दिन तो हो ही गए हैं। पिताजी बोले, तेरा मन नहीं किया अपनी माँ से मिलने को? मैं इतने दिनों से मम्मी की कमी महसूस कर रही थी, पर बोल नहीं पा रही थी। पिताजी की इस बात से मेरे मन के भीतर कुछ उबाल सा उठने लगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, पिताजी सपाट शब्दों में फिर बोले, तेरी माँ तुझे याद कर रही थी। मैं भीतर के उबाल को रोक नहीं पाई। तेजी से रसोई में जाकर काम करते करते रोने लगी। आपको क्या पता कि मैं कितनी परेशान हूँ। हर पल मम्मी के घर आने की खबर का इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ जाऊँगी और देखूँगी आप फिर मम्मी को ही हर बात के लिए दोष दे रहे हो, उन्हें डांट रहे हो तो और भी दुख होगा। वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मम्मी घर पर रहें या अस्पताल में? अस्पताल में जाकर भी क्या करते होंगे मुझे पता है। आपसे 2 शब्द तो प्रेम के बोले नहीं जाते, मम्मी को टेंशन ही देते होंगे। तभी मम्मी 10 दिन अस्पताल में रहने के बावजूद अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। हम बच्चों से पूछिए जिन्हें हर पल माँ चाहिए, भले ही वो हमारे लिए कोई काम करें या ना करें। मम्मी भी मुझे याद कर रही हैं। सभी तो मम्मी से मिलने अस्पताल चले गए, एक मैं ही नहीं गई। मैं रोते रोते मन ही मन हर पल पिताजी को कोसती रही। सोचते सोचते मेरे हाथ से दूध भरा पतीला फिसलकर जमीन पर गिर गया। पूरी रसोई दूध से नहा गई और मैं ये सोचकर घबरा गई कि पिताजी अभी जोर से डांटेंगे और चिल्लाएंगे। सोचा ही था कि पिताजी हाथ में चाय का कप लिए सामने आ गए। पूर्वी और मोहन भैया भी आ गए। पिताजी चुपचाप खड़े रहे। मोहन भैया घबरा कर बोले, तेरे ऊपर तो गर्म दूध नहीं गिरा?
मैं कसमसाई, नहीं, पर सारा दूध गिर गया। पूर्वी पोछा लेने दौड़ी। पिताजी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मोहन, बाजार से और दूध ले आओ। और वापस अपने कमरे में चले गए। मैं पिताजी की पीठ ही देखती रह गई। मोहन भैया भी शांति से बोले, तू अपना ध्यान रख, कहीं जला ना बैठना, मैं और दूध ले आता हूँ। पता नहीं क्यों फिर मम्मी की याद आ गई और मैं रोने लगी। अगले दिन विनीता दीदी ने भी कहा कि आज रात तू मम्मी के पास रहना, मम्मी याद कर रही थी। वैसे भी मेरी रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही, कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊं। मेरा मन भी मम्मी से मिलने का हो रहा था। मैं जानबूझकर ज़्यादा देर से जाना चाहती थी ताकि पिताजी अपने समय से निकलकर घर आ जाएं और मैं मम्मी के गले लगकर खूब रो सकूं। सब दिनों की कसर पूरी हो जाए। मैं अस्पताल के आंगन में बिना वजह आधा घंटा बर्बाद करके मम्मी के स्पेशल वार्ड में पहुंची कि अब तो पिताजी निकल ही गए होंगे। पर जैसे ही अंदर जाने लगी, पिताजी की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे कदम वहीं रुक गए। वीना, तू कह तो रही है मुझे जाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि तुझे अकेला छोड़कर जाऊं। तेरे बिना मुझे घर काटने को दौड़ता है। मुझे तेरे बिना जीने की आदत नहीं है। पिताजी का स्वर रुआंसा था। आप तो इतने मजबूत दिल के हो, फिर क्यों रो रहे हो? हाँ, हूँ मजबूत दिल का। दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखा नहीं सकता। मर्द हूं ना, लेकिन मेरा दिल जानता है कि पत्थर बनना कितना मुश्किल होता है। तू जल्दी से ठीक हो जा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। पिताजी बच्चों की तरह फफक रहे थे। आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? जाइए ना, बच्चे भी तो घर पर अकेले होंगे। मम्मी का स्वर भी रुआंसा था। तू हाथ मत छुड़ा। अगर अस्पताल वाले मुझे इजाज़त देते रात भर यहाँ रहने की, तो दिन रात तेरी सेवा करके तुझे साथ लेकर घर ही जाता। बच्चे भी तुझ पर गए हैं, मुझसे बोलते नहीं, पर सब तेरे घर आने का ही इंतजार कर रहे हैं। कोई अब शोर नहीं मचाता, ना ही कोई टीवी देखता है। पिताजी के शब्द आंसुओं में फिसलने लगे थे। मम्मी भी उसी में पिघल रही थी। आंसुओं से मेरी भी आंखें धुंधला गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी के पत्थर दिल के पीछे प्रेम की अमृत धारा का इतना बड़ा झरना बह रहा है, ये तो मैं कभी देख ही नहीं पाई। मैंने तो अपनी मम्मी पापा को एक साथ बिस्तर पर हाथ में हाथ डाले बैठे नहीं देखा था। लेकिन आज जो मेरे कानों ने मुझे नज़ारा दिखाया, वो मेरी आंखें भी देखना चाह रही थी। प्यार से लबालब भरे पिताजी की इस सूरत को देखने के लिए मैं तेज़ी से वार्ड में प्रवेश कर गई। मेरे सामने आते ही पिताजी ने मम्मी के हाथ से अपना हाथ तेज़ी से हटा लिया। मैं एकदम मम्मी के गले लगकर ज़ोर से रो पड़ी। मम्मी भी रो पड़ी थी। पागल है, रो क्यों रही है? मैं तो 1-2 दिन में आ रही हूँ। वो नहीं जानती थी कि मेरे इन आंसुओं में पिताजी की ओर से मेरा हर रोष धुल गया है। मैंने पिताजी को कनखियों से देखा। पिताजी का चेहरा आंसुओं से खाली था, पर अब मुझे वहाँ पत्थर दिल नहीं, प्यारे पिताजी दिख रहे थे, जो हम सबको, खास तौर पर मम्मी को बहुत बहुत प्यार करते थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।